हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने लर्निंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, लर्निंग से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हो सकती थी, जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, जिसमें हमने लर्निंग प्लेटू को भी देखा था। लर्निंग प्लेटू क्या होता है, लर्निंग कर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, उन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में क्या होगा, आज की वीडियो में देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक नंबर से यहाँ से सवाल तो बनता ही है। एक नंबर का सवाल यहाँ से आना तय होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक नंबर आज की वीडियो से आपका फिक्स हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक प्रॉपर इसका नोट्स कंप्लीट करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आज की वीडियो में क्या करेंगे, जितनी भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जितने भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उस लर्निंग डिसेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आज की वीडियो में डाला है, ताकि आपको ये एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट वही होता है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन को भी डाला है। बाकी और जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, उन सारे टॉपिकों का एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ही हमारा सीडीपी का थ्योरीज खत्म होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या है कि एक नंबर का सवाल इससे पूछा जाना तय होता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, जितने भी सब्जेक्ट हो, उन सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है, ताकि और भी लोगों तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ने से पहले, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। जब तक हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जानेंगे, तो तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड कौन से होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर आपको थोड़ा ये मीनिंग आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होगा। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अब अधिगम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती थी, उन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। लर्निंग का मतलब अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना। अब अगर एबिलिटी होता है यहाँ पे, तो एबिलिटी होता तो हम समझते हैं कि लर्निंग की एबिलिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बालक के अंदर अगर किसी भी चीज को सीखने की योग्यता है, तो हम उसको कहेंगे कि लर्निंग लर्निंग एबिलिटी है उसके अंदर। जैसे मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ आपको, अब सीडीपी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपके अंदर अगर योग्यता है, आपके अंदर योग्यता है सीडीपी को समझने की, तो मैं कहूंगा कि आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है, वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो समस्या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो जो सीडीपी में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, या अगर मैं मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सीखने में काफी परेशानी हो सकती है। तो यानी कि जो आपकी योग्यता है, जो आपकी एबिलिटी है, सीखने की जो आपकी एबिलिटी है, अब ये एबिलिटी डिसेबिलिटी कही जाएगी। यानी कि आप अब अयोग्य हैं सीखने के। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब यही होता है। एबिलिटी का अपोजिट होता है डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब कि अगर कोई बालक कोई चीज सीखने में अयोग्य है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, या फिर वो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो किसी भी कारण से अगर किसी चीज को सीखने में वो अयोग्य हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि लर्निंग डिसेबल बालक है, लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर है। तो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन कौन सा होगा, जिस बालक के अंदर सीखने की योग्यता नहीं होगी, जिस बालक के अंदर, जो बालक डिसेबल होगा, जो बालक एबल नहीं होगा सीखने में, उसी बालक को हम कहेंगे लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, अधिगम अक्षम बालक। ये हिंदी खतरनाक शब्द दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी साथ साथ समझते चलिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी अगर इंग्लिश ज्यादा आसान दिखाई देती है कंपैरिजन टू हिंदी की, तो हिंदी को देख करके आप इंग्लिश को भी देखिए, ताकि आपको कहीं से कहाँ तक एग्जाम में कोई समस्या न आए। तो अधिगम अक्षम बालक क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन कौन से होंगे, ऐसे बालक जो सीखने में अयोग्य होते हैं,
जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, जिनको सीखने में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। जैसे अगर कोई बालक मैथ नहीं सीख पा रहा है, उसके अंदर मैथ को सीखने की समस्या है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। तो वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसी को कहेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब इसका एक डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन कहता है कि अधिगम अक्षम वे बालक होते हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड बालक ऐसे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की तरह होती है, लेकिन पढ़ने में, लिखने, गणित से संबंधित समस्या के समाधान में वे कठिनाइयों का सामना करना वो करते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन का मतलब ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर सीखने की योग्यता कंपैरेटिवली उनकी अपेक्षा कम होती है, जो सामान्य बालक होते हैं। तो कुछ न कुछ अगर अयोग्यता, डिसेबल्ड का मतलब होता है अयोग्यता, लर्निंग का मतलब सीखना, और चिल्ड्रन का मतलब बालक, तो ऐसा बालक जो सीखने में अयोग्य होते हैं उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार आप इस टेक्निकल डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आता है टेक्निकल डिफिनीशन, तो सिंपल समझिए कि ऐसे बालक जो सीखने में अयोग्य होते हैं, जिनको सीखने में समस्या का सामना करना पड़ता है, उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कई टाइप की होती हैं, तो हम लोग उसी को अब देखेंगे कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन कौन से होती है। अब जैसे इसमें पहला है हमारा डिसलेक्सिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टार आप ले लीजिए, 5 स्टार। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो सी टेट का ही क्यों न हो, चाहे वह किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, यहाँ से 1 नंबर का सवाल तो पूछा जाना फिक्स ही है। ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए जितना भी चीजें लर्निंग डिसेबिलिटी से, जितनी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, उन डिसेबिलिटी को आपको ध्यान से समझ लेना है। अब जैसे ये मैं पहला डिसेबिलिटी बता रहा हूँ, डिसलेक्सिया। ये पहली डिसेबिलिटी क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने से संबंधित आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। पढ़ने से संबंधित अगर आपके सामने समस्या आती है, पढ़ने से संबंधित अगर आपके सामने समस्या आती है, तो उसको कहेंगे कि डिसलेक्सिया से वो बालक ग्रसित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं बताता हूं कि यस ए डब्ल्यू सा, तो वो पढ़ता है डब्ल्यू ए एस वाज। अगर मैं पढ़ाता हूं उसको अनक्लियर, उसको मैं मान लीजिए कि पढ़ाता हूँ अनक्लियर, तो उसको वो पढ़ता है न्यूक्लियर। यानी कि कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं उसको पढ़ाता हूँ बी, तो पढ़ता है डी। तो अगर इस टाइप की समस्या है किसी भी बालक के अंदर, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से वो बालक पीड़ित है। तो एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, अभी हमने सवाल आगे इसमें डाला है। तो सवाल को जब हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको याद रखना है कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप क्या याद रखना है कि डिसलेक्सिया जो होता है उसका मतलब होता है पढ़ने से संबंधित विकार। अगर पढ़ने से संबंधित आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पढ़ने से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके अंदर डिसलेक्सिया की समस्या है, आप डिसलेक्सिया से पीड़ित है। तो इस डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने से संबंधित विकार। अब उसके बाद दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, अब इसको याद किस तरह से करेंगे? जैसे यहाँ पे आया है ग्राफ। अब ग्राफ का मतलब यूज कहाँ पे होते हैं? ग्राफ पेपर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? हम ग्राफ का यूज करते हैं लिखने में, ड्राइंग करने में। तो उसी से आप याद रखिए, ग्राफ मतलब लिखने से रिलेटेड कोई चीज होगी। अब डिसग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित कोई ना कोई विकार है। अगर लिखने से संबंधित कोई ना कोई विकार है, तो हम क्या कहेंगे? डिसग्राफिया का मतलब लेखन से संबंधित कोई ना कोई विकार है। तो पहला हमने देखा कि डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित विकार। तो इस पे ये जो हम पढ़ रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के, इस पे कई बार सवाल पूछा गया है। लर्निंग डिसेबिलिटी पे हमेशा लगभग हर शिफ्ट में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है कि डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित विकार है, पढ़ने से संबंधित कोई ना कोई ये विकार। थोड़ा सा आपको कठिन सा लग रहा होगा कि विकार का क्या मतलब होता है। विकार का मतलब ही होता है समस्या। विकार का क्या मतलब होता है? विकार का मतलब होता है समस्या। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला इसमें हमारा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का क्या मतलब होता है? डिसकैलकुलिया का मतलब होता है, अब देखिए इसको किस तरह से याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका होगा कि यहाँ पे देखिए कैलकुलिया आया है, यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। अब कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो डिसकैलकुलिया। तो इस एक अगर कीवर्ड आप पकड़ लेंगे, आप कीवर्ड अगर कैलकुलिया पकड़ लिए, डिसकैलकुलिया में कैलकुलिया अगर पकड़ लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गणितीय कौशल से संबंधित विकार है।
गणितीय कौशल से, यानी कि आपको जोड़ घटाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, गुणा भाग में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो इस टाइप के जो बालक होते हैं उनके अंदर गणित से जोड़ घटाने से संबंधित समस्या, गुणे भाग करने से संबंधित समस्या का उनको सामना करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो याद रखिएगा इसको भी, डिसकैलकुलिया का मतलब गणितीय कौशल से संबंधित अगर विकार है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। उसके बाद अगला है हमारा डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया का मतलब होता है कि भ्रम वाली स्थिति, यानी कि आप कंफ्यूजन में हैं। अगर आपने दो चीजों को देखा, आपने एक चीज ये देखा, आपने ये चीजें देखा ए और बी, अब इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन अगर बनती है, आप चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं, आप छांट नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो अगर इस आइडेंटिफाई करने में अगर आपको समस्या आ रही है, दो सिमिलर चीज दो अगर दिखाई देती है उस टाइप की, तो अगर आप उसको भ्रम, आपको अंदर भ्रम पैदा कर वाली स्थिति हो रही है, तो आप डिस्मॉर्फिया से ग्रसित हैं। तो डिस्मॉर्फिया क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा। डिस्मॉर्फिया का मतलब भ्रम वाली अगर स्थिति आपके सामने पैदा होती है तो आप डिस्मॉर्फिया का सामना कर रहे हैं। उसके बाद अगला है हमारा अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अफेजिया, इसको समझते हैं ये क्या होता है। अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है। भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, भाषा संप्रेषण, फिर अगेन देखिए संप्रेषण कठिन शब्द लग रहा है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। ये आपने कई बार सुना होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब संप्रेषण में और कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का अंतर। संप्रेषण हिंदी जो रेगुलर हम यूज नहीं करते इसलिए हमें कठिन लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना यानी एक दूसरे से संवाद करना, तो वो हमें ज्यादा आसान लगता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी टर्मिनोलॉजी कठिन शब्द हैं उसका इंग्लिश भी आपको साथ साथ में सीखते चलना है। इसका क्या मतलब होता है अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है कि अगर अफेजिया से कोई पीड़ित होगा तो उसके अंदर कम्युनिकेट करने की क्षमता नहीं होगी, वाद संवाद करने की क्षमता नहीं होगी, एक दूसरे से बात करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये एक लैंग्वेज का डिसऑर्डर होता है, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स, यानी कि एक भाषा संबंधी विकार जो प्रभावित करता है अ पर्सन्स एबिलिटी, किसी भी बालक की जो पर्सन से एबिलिटी होती है उसको प्रभावित करता है। इसका क्या मतलब, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, अफेजिया क्या होता है, भाषा से संबंधित एक विकार होता है, दैट अफेक्ट्स जो प्रभावित करता है ए पर्सन एबिलिटी, आदमी की एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी को प्रभावित करता है, टू कम्युनिकेट, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू कम्युनिकेट, यानी कि एक दूसरे से वाद संवाद करने की जो उसके अंदर एबिलिटी होती है उसको प्रभावित कर देता है। अगर ये आदमी किससे पीड़ित है, अफेजिया, अफेजिया की समस्या से अगर पीड़ित है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये कभी कभी किस तरह से होता है, ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रोक आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपको स्ट्रोक आ गया, या फिर आपको आपके सर में चोट लग गई, आपके सिर में चोट लग जाती है, तो आपको कम्युनिकेट करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप एक दूसरे से बात करने में नहीं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में आप समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अफेजिया उसी को कहते हैं। सवाल कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाषा संप्रेषण संबंधी जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं। अब चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, अफेजिया। तो आपका आंसर क्या होगा, अफेजिया हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाषा संप्रेषण संबंधी अगर कोई विकार होता है तो उसको अफेजिया बोलते हैं। अब अगला है इसमें हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है फ्रेंड्स तनाव वाली स्थिति। डिस्थीमिया का मतलब तनाव वाली स्थिति, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में हैं तो उसी को कहते हैं डिस्थीमिया, लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसका जो डेली रूटीन होता है, वो डेली रूटीन जो होता है उसका वो प्रभावित होने लगता है। वो अपने आप को होपलेस महसूस करने लगता है, उसको लगता है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस टाइप की अगर समस्या है, तनाव वाली स्थिति है, तो उसको कहते हैं डिस्थीमिया। तो हमने जितना भी विकार से संबंधित चीजें पढ़ा है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक नंबर का सवाल आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है, ये फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे।
तो 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा, चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, या किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम होता है। तो अब आगे इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डाला है, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल किस तरह के एग्जाम में सवाल हमारे पूछे जाते हैं। इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। एक एक लाइन से हो सकता है उतना क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब जैसे इसी में हमारा पहला सवाल है। अब जैसे हमारा पहला सवाल क्या कहता है, अब पहला सवाल देखिए कि एक लड़का है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है, जो समस्या क्या है, जो किसी चीज से ग्रस्त है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। एक लड़का है किसी चीज से ग्रस्त है, अब किससे ग्रस्त है वो हमें नहीं पता। अब इसी को तो पता करना है किससे ग्रस्त है वो। वह सा को, ध्यान से पढ़िए, वह सा को, यस ए डब्ल्यू को वाज पढ़ता है। वह न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। यानी कि इन दोनों चीजों में, सा में और वाज में, वह अंतर नहीं कर पाता। वह न्यूक्लियर में और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो पढ़ने से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब पढ़ने से संबंधित अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि डिसलेक्सिया से अगर कोई बालक पीड़ित है, तो बी को वह डी समझेगा, डी को बी समझेगा, सा को वाज समझेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर समझेगा। इस टाइप की अगर समस्या से कोई बालक पीड़ित है, तो उसको हम कहेंगे कि वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, डिसलेक्सिया से। इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये यूपी टेट 2015 में भी आया था, और सी टेट का जो एग्जाम होता 2012 उसमें भी पूछा गया था। तो इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे, एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए अगेन अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी पढ़ता है, सी को डी और डी को सी पढ़ता है, सी को क्या पढ़ता है, डी पढ़ता है, डी को पढ़ता है सी, यानी कि पढ़ने से संबंधित वह क्या कर रहा है, चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। तो पढ़ने से संबंधित समस्या है, क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार है। जब पढ़ने से संबंधित विकार होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, कि डिसलेक्सिया से ये बालक पीड़ित है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। हमारा सवाल यहाँ पे रखने का मकसद यही है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आप उसी अप्रोच के साथ पढ़ाई कर पाए। ज्यादा पढ़ने का महत्व तो ये नहीं होता आप ज्यादा पढ़ रहे हैं इसका कोई मायने नहीं रहता, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन तक अप्रोच आपकी पहुंच रही है, आप किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, पूछा किस तरह का जाता है, आप पैटर्न एनालिसिस किए हैं कि नहीं किए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरे साल भर पढ़ाई करिए, आप पूरे साल भर पढ़ाई करिए, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं किया है, उसको सॉल्व नहीं किया है, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाती। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ाई तो पूरे साल भर करी, लेकिन उनका परिणाम जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो फेल हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे रीजन यही होता है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं किया कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सवाल आज की वीडियो में इसलिए डाला कि ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में है, आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। और जो भी हमने पीछे पढ़ा है, उन सारे टॉपिक, जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है, उन सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं स्वयं सॉल्व कराऊंगा जैसे ही हमारा सीडीपी की थ्योरी पार्ट खत्म होता है, तो ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके, और एक बार आपका पूरा फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस टाइप की समस्या है। अब ये देखिए सीटेट का क्वेश्चन है, 2012 में आया था कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या है, सुनने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, बोलने से संबंधित, बोलने में सुनने से संबंधित। तो डिसलेक्सिया का क्या मतलब हुआ, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इस टाइप की समस्या अगर है तो आपको पढ़ने से तो डिसलेक्सिया में आएगा। तो इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाता है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। अब अगला सवाल देते हैं। अब देखिए अगेन फिर यही सवाल पूछा गया है कि डिसलेक्सिया से, अब 2011 में लगभग हर साल ये सवाल पूछा जाता है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन के विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो अगेन पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है, उस पढ़ने से संबंधित समस्या को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर विल बी सी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगेन देखिए फिर यही सवाल आया है। अब ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया था।
तो आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अभी हमने जो पढ़ा था लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो जितनी भी टाइप की समस्याएं हैं उसी से ही सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए 5 सवाल तो अभी अब तक आपका हो गया डिसलेक्सिया के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? व्यक्त करने में यानी कि कम्युनिकेट करने में, बोलने में सामना करना पड़ता है, पढ़ने या वर्तनी में, कि खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में किस प्रकार का सामना करना पड़ता है? तो डिसलेक्सिया में हमें पढ़ने में, ये थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ए यहाँ पे है, एक सेकंड, ये ए है, ये बी कर लीजिए, ये सी और ये डी। तो डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन। इसको आप बना लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही है। ऑप्शन तो आगे पीछे होता रहेगा। पढ़ने से संबंधित अगर समस्या है तो वो किससे बालक पीड़ित है? डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 2018 में यूपी टेट का सवाल है। ये क्या कहता है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अब गणित से संबंधित समस्या है। अब गणित से संबंधित समस्या को हमने किस तरह से याद करवाया था आपको? गणित से संबंधित जो समस्या होती है, उस गणित से संबंधित समस्या को हमने किस तरह से आपको याद करवाया था कि डिसकैलकुलिया। किस तरह से? डिसकैलकुलिया। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकंड। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब ये होता है कि आपको किस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है कैलकुलेशन से रिलेटेड। हमने बताया था किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा है? कैलकुलेशन से रिलेटेड। अगर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आप डिसकैलकुलिया से पीड़ित हैं। गणित से संबंधित हमने बताया कि जोड़ से संबंधित, घटाने से संबंधित, अगर इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप डिसकैलकुलिया से पीड़ित हैं। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करेगा? पढ़ने से तो डिसलेक्सिया होता है। अब गणना से संबंधित जो चीजें होती हैं, गणित में क्या होता है? गणना होता है। तो गणना से संबंधित अगर कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो गणना दोष होगा। तो गणित से संबंधित अधिगम क्या होता है? अक्षमता, गणना दोष, डिसकैलकुलिया जिसको कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी पूछा गया है कि बच्चों की गणित से संबंधित अक्षमता को क्या कहते हैं? अगर कोई बालक है, उसको गणित सीखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, गणित से संबंधित अगर उस सामना करना पड़ा है समस्या से, गणित सीखने से संबंधित, गणित सीखने से संबंधित समस्या का अगर उसको सामना करना पड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब गणित से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें देखिए कौन सा है? अग्रेफिया दिया है, डिसग्राफिया दिया है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कहीं दिखे आपको तो ये समझ जाना है कि गणित से संबंधित समस्या का सामना उसको, बालक को करना पड़ रहा है। अब अगला सवाल इसमें देखते हैं। अगला सवाल है कि विकृत लिखावट, यानी कि बालक को लिखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब लिखने में समस्या का सामना करना पड़े, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि पढ़ने से संबंधित अगर समस्या है, पढ़ने से संबंधित समस्या है तो उसको हम कहते हैं डिस, इसको एक सेकेंड, पढ़ने से संबंधित समस्या है तो इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अगर लिखने से संबंधित समस्या है, गणना से संबंधित, गणना से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा है तो वो होता है डिसकैलकुलिया। अब इसमें सवाल क्या पूछा है? विकृत लिखावट। विकृत का मतलब होता है फ्रेंड्स डिसऑर्डर, मतलब ठीक ठाक लिखावट नहीं है, डिसऑर्डर है लिखने में। तो लिखने से संबंधित उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये लिखा है ना क्वेश्चन, यही क्या है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, यानी कि लिखने से संबंधित उसकी योग्यता में कमी है। तो लिखने से संबंधित अगर योग्यता में कमी है तो हमने बताया कि ग्राफ जो होता है, ग्राफ, ग्राफ के बारे में भी मैंने बताया था कि ग्राफ का इस तरह से आप यूज करेंगे। याद किस तरह से करेंगे? ग्राफ, ग्राफ पे क्या किया जाता है? ग्राफ पे लिखा जाता है। तो ग्राफ पे क्या किया जाता है? ग्राफ पे लिखा जाता है। तो डिसग्राफिया क्या होगा? लिखने से संबंधित जो अयोग्यता होगी, लिखने से संबंधित जो डिसऑर्डर होगा वो डिसग्राफिया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
तो क्वेश्चन करवाने का सीधा सा सिंपल मतलब यही है कि आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न है। इसी तरह से हमें अपने आप को इसी डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है, ताकि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाए अच्छे से। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन डालने का एम यही है। अब अगला सवाल है कि संप्रेषण से संबंधित अक्षमता। अभी मैंने क्या आपको बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इस टाइप की डिसेबिलिटी आ जाती है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इस टाइप की डिसेबिलिटी आ जाती है कि ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स पीपल, यानी कि वह अनेबल हो जाता है, ही इज नॉट इन द पोजिशन टू कम्युनिकेट विथ अदर्स पीपल, वो अदर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो कम्युनिकेट करने की स्थिति में नहीं है तो संप्रेषण संबंधी उसके अंदर डिसऑर्डर है। संप्रेषण का मतलब अभी मैंने इंग्लिश में बताया था आपको, कम्युनिकेशन होता है। इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी आपको ध्यान रखना है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, अक्षमता का मतलब डिसऑर्डर, कमी, डिसेबिलिटी। तो कम्युनिकेट करने से संबंधित अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अक्षमता है तो उसको क्या कहते हैं? आंसर डिस्फेसिया। इसको क्या कहते हैं? डिस्फेसिया। क्योंकि डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने से संबंधित। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना होगा आपको। अब देखिए, जैसे मैंने आंसर किस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे डिस्ग्राफिया। अब ये डिस्ग्राफिया आपने देखा तो आपको पता चल गया कि लिखने से संबंधित समस्या की बात हो रही है। लिखने से संबंधित समस्या की बात हो रही है डिस्ग्राफिया में। अब यहाँ पे आपने देखा डिसलेक्सिया आ गया। डिसलेक्सिया आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। उसके बाद आपने चौथा ऑप्शन देखा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब आपने अभी पढ़ा था गणित से संबंधित विकार है, यानी कि कैलकुलेशन करने में हमें समस्या आ रही है, गुणा भाग जोड़ घटाना करने में समस्या आ रही है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ए वाला ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल सीटेट में इस तरह के आते हैं जिसमें आपको आंसर को एलिमिनेट करके पहुंचना है वहां तक। तो एलिमिनेट करना, किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है आंसर को, किस तरह से ऑप्शन को छांट करके आंसर तक पहुंचा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जैसे ही हमारा क्वेश्चन का सीरीज शुरू होता है। जैसे ही हमारी थ्योरी पार्ट खत्म होती है हम क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद हम ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा होता है? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार। अब भाषा अवबोधन का मतलब फ्रेंड्स, अब देखिए, भाषा अवबोधन का मतलब अगेन यही होता है कि आपको कम्युनिकेशन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? अफेजिया होगा। अभी हमने बताया था अफेजिया का क्या मतलब होता है। अफेजिया का मतलब यही होता है कि अनेबल अनेबल टू कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेट करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप अनेबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे एक दूसरे से संवाद करने में। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो अफेजिया में होता है। तो आई होप कि जितने भी टाइप के डिसऑर्डर थे, जितने भी टाइप के डिसऑर्डर थे, आप उस चीज को, सारे डिसऑर्डर को समझ गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही, डिसऑर्डर के बारे में जितना सारी चीजें पढ़ना था, जितना एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स याद रखिए कि जितनी भी हमारी क्लासेस है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल आपको मिलेगा ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। ये हवाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी कहीं से कहाँ तक हमें पीएचडी नहीं करना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक टारगेट है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि एग्जाम में हमसे सवाल सॉल्व होने चाहिए। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को हमने एनालिसिस किया है, कई किताबों का मिक्सचर बना करके, उसके बाद मैंने आपके सामने ये चीजें प्रस्तुत करी हैं। तो आप कंटेंट पे कहीं से कहाँ तक ये संदेह नहीं कर सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। 100%, कम से कम 100% अगर नहीं है तो 95% ये आप गारंटी मानिए कि इसी कंटेंट से सवाल आपके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये सारा कंटेंट तैयार किया गया है। तो पूरे विश्वास के साथ आप इस कंटेंट पे बिलीव करिए, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज को पूरा कंप्लीट करते जाइए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो हमने लर्निंग से रिलेटेड बताया है, तो उस वीडियो को देखिए, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, जो हमारी सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखिए। और अपने सीडीपी को अगर आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है तो हमने जीरो से स्टार्ट किया है। हमारा जो सीडीपी स्टार्ट हुआ है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारा जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है वहां से स्टार्ट किया है, और यहाँ तक अब हम पहुंच चुके हैं। तो आगे भी हो सकता है कि आपको अगले एक दो दिन में क्लास न मिले,
सीडीपी का, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद फिर से आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। लगभग हम लोग 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसे ही हमारा 30% और सिलेबस जो बचा है कंप्लीट होता है, उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इस चीज़ को पूरा रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और जितने भी सब्जेक्ट हों, जितने ज़्यादा तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को हम ओपन करेंगे, और पूरा एकदम जीरो से लेकर के एक अच्छे स्तर तक सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।